अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। गुजरात की जमीन से कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड चला है। जी हां, कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि क्योंकि उससे सीधा असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश बिहार के जो दो प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी और लालू जी की आरजेडी, उन पर। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में फंसे रहे। ये जवाहरलाल जी के समय से एक कॉम्बिनेशन बताया जाता था, इंदिरा जी के समय तक, कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण कांग्रेस को जिताते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में फंसी रही और ओबीसी कांग्रेस से चला गया बाहर छिटक के। ओबीसी को वापस लाना है, यानी कांग्रेस को अब अपना पुराना जमाना याद आ रहा है कि भाई जब ओबीसी क्षेत्रीय दलों के की अमानत और जमानत नहीं थे। अब तो स्थिति हो गई कि पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में क्षेत्रीय दलों के पास ही है मोटे तौर पर बड़ा चंक ओबीसी का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, इसका मूल आधार ही ओबीसी है। अब कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी हमारे पास आ जाए। तो अगर कांग्रेस ऐसा करने में सक्षम हुई अगर, तो किसका नुकसान हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सपा का और बिहार में आरजेडी का। वोट तो एक ही को दिया जा सकता है एक चुनाव में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ओबीसी तीनों को संतुष्ट कर, दोनों को संतुष्ट कर ले, कांग्रेस को भी और सपा को भी, या बिहार में सपा को भी, अरे कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी। इसलिए, और आज भी राहुल गांधी ने जो कुछ अपने भाषण में कहा वहाँ कांग्रेस के सम्मेलन में, उसका भी लबोलवाब यही है कि जाति की जनगणना कराओ, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण की सीमा हम आगे बढ़ाएंगे, जैसा तेलंगाना में बढ़ाया। तो कांग्रेस की अब सारी ऊर्जा, सारा फोकस राहुल गांधी ने लाकर खड़ा कर दिया है देश के ओबीसी वोट पर। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि ओबीसी ही सत्ता की चाबी दे सकते हैं, और जैसे जैसे कांग्रेस के पास से ओबीसी छिटका, वैसे वैसे क्षेत्रीय दल मजबूत होते गए। ये भी सच्चाई है। और ओबीसी कांग्रेस से छिटका क्यों और कब, ये भी एक सच्चाई है। कांग्रेस और ओबीसी के बीच में जो टकराव हुआ, जो तनाव हुआ देश में, उसका कारण, उसका कारक तत्व राजीव गांधी बताए जाते हैं। जी हां, मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने
के बाद जब लोकसभा में उस पर चर्चा हो रही थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, तो राजीव गांधी ने 90 मिनट से ज्यादा समय का भाषण दिया था और उसमें उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों के विरोध में अपनी राय रखी थी। उस दिन से और आज का दिन ओबीसी लौटकर कांग्रेस की ओर नहीं देखा। वहां से मन हटा, ओबीसी के मन में खिन्नता आई, कांग्रेस और ओबीसी के बीच में खाई बढ़ती गई। और जैसे जैसे वो खाई बढ़ती गई, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव इमर्ज करते रहे, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव इमर्ज कर गए। ये जान लीजिए, जिस उस दिन के बाद से कांग्रेस कभी भी लोकसभा में 272 सीट नहीं पा पाई। राहुल गांधी, राजीव जी के उस लोकसभा में दिए उस भाषण के बाद से आज तक जितने चुनाव हुए, किसी में भी कांग्रेस अपने दम पर बहुमत नहीं पा पाई लोकसभा में, यानी 272 सीट नहीं पा पाई। ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। अब राहुल गांधी उसी पुराने जख्म का इलाज करना चाहते हैं और फिर से चाहते हैं कि ओबीसी कांग्रेस के फोल्ड में लौट आए। क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ी दूर की कौड़ी है। और क्या समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल ऐसा होने देंगे? क्योंकि अगर ओबीसी कांग्रेस के पास चला गया तो मुसलमान ओबीसी को जाता देखकर पूरा कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा। तब फिर समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों की प्रासंगिकता पर सवाल उठ जाएगा। तो क्या ये लोग ऐसा होने देंगे? रोचक विषय है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को इस नाजुक वक्त में अचानक से ओबीसी की याद क्यों आई। पहले रिपोर्ट देखिए। वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। एक के बाद एक हाथ से निकलती सूबे की सरकारें और करीब एक दशक से ज्यादा देश की सत्ता से दूर। कांग्रेस के लिए इतना कठिन दौर शायद ही कभी रहा हो। और इन्हीं कमजोर कड़ियों पर चिंतन के लिए कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में सजाया अधिवेशन का मंच। वरिष्ठ नेताओं और देश भर के कार्यकर्ताओं के मंथन में राहुल गांधी ने ओबीसी वाला अमृत खोज लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गए। पार्टी के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन है, लेकिन ओबीसी वर्गों और अन्य कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है। महिलाओं का भी समर्थन हासिल करना होगा, जो देश की आबादी का करीब 50% है। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। अब राहुल गांधी के इस ओबीसी वाले बयान और भविष्य के प्लान ने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी का ये दांव इंडिया गठबंधन वालों को ही तनाव दे सकता है।
सपा से लेकर आरजेडी तक सभी दल यादव वोट बैंक के साथ ही गैर यादव ओबीसी वोटरों को सहेजने में जुटे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए प्लान में सबसे पहले पिछड़ों पर ही फोकस किया गया है। यूपी में सपा और बिहार में आरजेडी का सियासी आधार ही ओबीसी है और अब ओबीसी पर कांग्रेस की नजर है, यानी ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है। अब लगता है कि मुहिम यहीं से शुरू होनी है। 29 की लड़ाई 27 के मार्फत ही होगी। निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया, और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वैसे भी राहुल गांधी लगातार सियासी बिसात पर हर मंच से जातिगत जनगणना और आरक्षण की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब कांग्रेस दलित, आदिवासी, ओबीसी के सहारे नए सियासी समीकरण सजा रही है। वहीं 2014 के बाद से बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस का प्लान बीजेपी के लिए नुकसान करेगा? हम लोग सब लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे और जो बैक वेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। ये तो बात है और थोड़ी कोई बात है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के, राहुल जी हो, हम लोग सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। बहरहाल ये 16 आने सच है कि जातियों की जमात जीत का गुणा गणित बनाने में अहम किरदार निभाती हैं। वहीं मंडल कमीशन के हिसाब से देखें तो ओबीसी का आंकड़ा करीब 52% के आसपास है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति के भी बड़े मायने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में ओबीसी वाला फॉर्मूला खोजा है। ऐसे में सवाल यही है कि राहुल गांधी का ओबीसी वाला बयान और प्लान किसका करेगा नुकसान? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नावेद शिकोह जी का बहुत बहुत स्वागत है। नावेद जी, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस ओबीसी पर काम करे और ओबीसी को वापस लाए। उन्होंने कहा ब्राह्मण, दलित और मुसलमान में फंसे रहे और ओबीसी निकल गए। अब कांग्रेस से जब ओबीसी छिटका तो भी तभी रीजनल पार्टियां मजबूत होना शुरू हुई। अब अगर कांग्रेस चाहेगी कि हमारे पास फिर ओबीसी लौट आए तो उसकी कैजुअलिटी भी फिर रीजनल फोर्सेस की होगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे आरजेडी हो बिहार में। नावेद को जी बिल्कुल बात सही है कि अगर इतिहास देखा जाए कांग्रेस का तो सब समाज का वोट बैंक उसके पास में रहा है, हर जाति का, हर धर्म का वोट बैंक रहा है। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रही है कांग्रेस, उसमें दलित और या आपका मुस्लिम समाज पर ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि इस वोट से वो अपना फिर से अपने को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने अगर अपने लोगों को इस बात की हिदायत दी है कि हमें पिछड़ों, तमाम पिछड़ी जातियां हैं और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनकी तरफ भी तवज्जो देना है, तब हम कहीं जाकर सफल हो सकते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस तरह का जो इशारा है, इस तरह की जो उनका एक गाइडलाइन है, वो समाजवादी पार्टी और लालू जी की पार्टी को, ये सारे कुछ ऐसे दल हैं खासतौर से उत्तर भारत के, जो कहीं ना कहीं घबराहट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस अगर अपना जनाधार फिर से वापस लाने के लिए, बढ़ाने के लिए पिछड़े समाज पे काम करेगी तो नुकसान उन क्षेत्रीय दलों को होगा जो अलग अलग जातियों के ऊपर राजनीति करते हैं और पिछड़ों की राजनीति में वो कई बार सरकार भी बना चुके हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि यादव समाज की
ने अपना एक आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश और सॉरी ये आपका बिहार। इसमें लालू प्रसाद यादव जी ने अपना एक बड़ा जनाधार बनाया, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बहुत बड़ा एक जनाधार बनाया, और बिहार और उत्तर प्रदेश यादव बेस बन के पिछड़ों के साथ में मिलकर इन्होंने एक इतना बड़ा जनाधार बना लिया कि कई बार सरकार बनाई। लेकिन अगर कांग्रेस इस दिशा में काम करती है तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर अगर करती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बन पाती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मतभेद और एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर पिछड़ों पे डोरे डालने की कोशिश की समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस पर बिदक सकती है। दो लोग हैं, दोनों की चाय की ठेली है एक ही गली में। नावेद बाबू, अंडरस्टैंडिंग बना के धंधा नहीं हो सकता। एक की चलेगी तो दूसरे की ठेली पर भीड़ खत्म होगी। दुनिया का सिद्धांत है यही भैया, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी नहीं बन सकती इसमें कोई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बिहार में ओबीसी को अपने फोल्ड में लाएगी। अगर मुझे नहीं पता ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, क्योंकि कहना अलग है, करना बहुत कठिन काम है। आबादी का आधा हिस्सा ओबीसी है, आधा हिस्सा। तो फिर लालू जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी क्या करेगी? ये सत्यनारायण कथा सुन करेंगे? ये क्या करेंगे? सारा लोचा ही वहां शुरू हो जाएगा। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, एक बहुत पुरानी मसल है ना नावेद बाबू। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि अखिलेश जी की पार्टी उदारता में कहे, अंडरस्टैंडिंग में कि आप भी ओबीसी पटा लो हमारा, ये नहीं चल सकता। दुकान ही लूट जाएगी, फिर दुकान में बचेगा कौन सा सौदा? इतिहास, राज भाई के पास आज इतिहास उठाकर देखिए। कांग्रेस से जब ओबीसी हटा तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग मजबूत हुए। कांग्रेस के क्षरण से ही इन लोगों ने प्रोटीन और फैट और बसा लिया और उसके बाद बॉडी बिल्डर हो गए। राज शर्मा साहब जी, पुराना जमाना याद आ रहा राहुल जी को कि, लेकिन बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये घटना भी सिर्फ ये दुर्घटना भी कांग्रेस के लिए तभी हुई जब राजीव गांधी ने लोकसभा में मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 90 मिनट तक धुआंधार बोलते रहे। नहीं, और उसके बाद जो कांग्रेस उतने ही नहीं रुके, जो विज्ञापन दिए अंग्रेजी में और हिंदी में, उसमें भी मंडल कमीशन की इसी तैसी फेर दी। क्या कैक्टस का फोटो लगाया था राजीव गांधी की पार्टी ने, कहा था ये आरक्षण ये है कैक्टस। उस दिन से जो ओबीसी नाराज हुआ उसने कांग्रेस के माथे से सारा ग्लो छीन लिया। क्या अब कोई क्रीम लगाओ काम नहीं आ रही। राहुल गांधी फिर उसको वापस चाहते हैं। बात तो सुनने में अच्छी है, लेकिन अब तो कई दावेदार खड़े हो गए देश भर में। लालू जी की पार्टी है, अखिलेश जी की पार्टी है, ऐसे बहुत सारे हैं। हर राज्य में कोई ना कोई है जो पिछड़ों के वोट का दावेदार हो गया। राज भाई देखो दादा, मैं एक बात कहूं, पहली बात जी, कि कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी, मैं भी बचपन पे रहा हूं, तो ऐसा आप भी देखते थे, तब जात बिरादरी आदमी कम बात करता था, कम जानी जाती थी। मैं भी नहीं समझता था। मैं 90 के दशक से ही जाना हूं। मुझे भी याद है कि जब ये मंडल का हुआ था वीपी सिंह, और इन्होंने वीपी सिंह ने जो भी किया था वो भी पता है मुझे कि वो देवीलाल को नीचा दिखाना चाहते थे, देवीलाल उन्हें दिखाते थे, और वो देश को उन्होंने गलत डाल दिया था। नया युवा बहुत मारा था। चलो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जैसे कि आप भी कह रहे हो कि इससे सपा को नुकसान, इससे आरजेडी को नुकसान, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गठबंधन में ये कहां लिख गया कि आप ओबीसी को नहीं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे, एससी को नहीं करोगे, ब्राह्मण को नहीं करोगे, वैश्य को नहीं करोगे। हम राजनीतिक पार्टी है, हमें तो चाहिए ना कि सारी जातियों का वोट मिले, और मुझे लग रहा है सारी जातियों का वोट मिलेगा तब सरकार बनेगी तो अच्छा भी लगेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई हम एक अपराध कर रहे हैं। राहुल जी ने आज ये कह के कि भाई हम लोग इन्हीं पे पड़े रहे, पंडित और एससी और मुस्लिम पे, और बैकवर्ड हमसे छटक गया। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हमें सारों का वोट मिले तो मुझे लगता है इसमें कोई गुरेज भी नहीं है।
और रही बात, देखिए अभी नावेद भैया एक बात कह रहे थे, सही कह रहे थे कि हमारे टाइम पे, एक बात को सोच लीजिए, तब कोई नहीं होती थी। मेरी भी एक एज है, मैंने भी जमाने को देखा है। मैं भला और झूठ नहीं बोलता, क्योंकि और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मेरे आगे बैठा हो फिर तो मैं कतई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की परमिशन सिर्फ उन्हीं को है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 34, 35, 36 साल से हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी आज ऐसा कौन सा मीडिया है जो कांग्रेस की बात नहीं करता? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। 35 साल बिना सत्ता के रहना, मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा रह जाएगा, नहीं रहेगा। और हमारे भी अच्छे, आज जैसे अभी मैं किसी पे बैठ के बात कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमें जनता का सहयोग है। बिल्कुल सही है, सही है। 2014 के बाद आपको सहयोग मिल रहा है, फिर हमारी भी तो बात करो, हमें भी तो जनता ने सहयोग दिया था। फिर एक और बात कही थी कि दोबारा उत्तर प्रदेश में राज्य में सरकार दे दी, ये जनता का है, हम लोग नेता ऐसे काम करते हैं। अगर सत्ता बनाना ही आपका किरदार है तो फिर आप लालू जी को किस मुंह से गाली देते हो, मायावती जी को किस बात से गाली देते हो, मुलायम सिंह जी को किस बात से गाली देते हो? सत्ता तो तभी बनी ना किसी भी पार्टी की जब जनता ने सहयोग दिया। तो बस मैं इतना कहूंगा, चिंता ना करिए, ये सब भाग्य का एक कटोरा है, सब बदलने वाला है। जो हम अच्छे दिन थे हमारे, हम ही वही पार्टी थी जब इन्होंने सर 4-5 महीने पहले 2004 में चुनाव करवा दिया था, साइनिंग इंडिया। उसको बलर किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी की बलर किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने। आएगा आएगा, समय आ रहा है भैया। बस राज भाई ने कहा कि हम 89 में पंडित नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं देखी। हाँ, मैं चिमटे से भी सरकार नहीं छू पाई कि कहीं अलायंस में आ जाए, उस टाइप का भी नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात राज भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कांग्रेस की चर्चा फिर क्यों है, आखिर हमको ऐसा लगता है इसलिए है, पुराने राजा रजवाड़े जमींदार जो थे ना राज भाई, क्या वो सब लुट गए, सब चला गया। फिर भी शिकारी बंदूक शेर की खाल उनकी बैठक में लगी रही, टंगी रही ना, नहीं। और हवेली अपनी तो बची गई, मान लो उसमें झाड़न पोछन की व्यवस्था नहीं है, रंग रोगन नहीं करा पा रहे, लेकिन हवेली तो है। और सुबह निकलते हैं तो घर में मान लो कुर्ता में मार लगा लिया और सुखा लिया और प्रेस फेर ली, लेकिन निकले तो थोड़ा टनाटन हाथ में छड़ी लेके, क्या लगे भाई जमींदार साहब हैं। और ये बात हमने कही, ये बात शरद पवार ने भी कही थी कि कांग्रेस भारतीय राजनीति में पुरानी जमींदार है, उसको सब कुछ लूट गया, लेकिन उसको अभी भी ये लगता है बीच बीच में कि नहीं यार ये सब मेरी रियाया है, मैं मालिक हूं। ऐसा शरद पवार जी ने कहा था, मैं नहीं। इसलिए आपकी चर्चा हो जाती है। कम उम्र की पार्टियों की चर्चा नहीं होगी। जिनको अभी 20 साल 25 साल कुल पैदा हुए वो पार्टियां 35 साल अगर सरकार से बाहर रह लेती थी 20 साल, तो बाहर ही हो जाती मन से भी। असम गण परिषद कहां है? आप बरगद हो गए थे ना महाराज, 45 साल शासन कर लिया था, पर इसलिए चर्चा तो रहेगी पुराने जमींदार की नहीं। मंडी में आज भी राजा की चर्चा होती है, मैसूर में राजा की चर्चा होती है, बनारस में भी राजा बनारस की चर्चा होती है। उनके बाद है क्या, इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चर्चा तो होती है ना। नावेद भाई गलत तो नहीं कहा? तो बस ये चर्चा ही का खेल है भैया। विजय राठी जी, सैद्धांतिक बातें एक तरफ, लेकिन ये सच है कि अगर कांग्रेस के तरफ ओबीसी देखना शुरू कर दे, जाना तो बात है, देखना शुरू कर दे, इशारे होना शुरू हो जाए, हेलो हाय बाय बाय, क्या, तो मुसलमान एक मुश्त कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि आप कांग्रेस जीत सकती है। तब तो रास्ता कठिन हो जाएगा, नहीं आपकी पार्टी के लिए विशेष तौर पर। देखिए, क्योंकि आपकी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, जो समीकरण है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है,
वो ओबीसी प्लस मुस्लिम इस कॉम्बिनेशन पर है। जी सबको मेरा नमस्कार। देखिए ये आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरी? जी जी। ये बड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जिसकी बात करें, अगर ऐसे हो जाए तो क्या हो। अभी अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं अपने हिसाब से चलती हैं और अपने हिसाब से उनको लोकतंत्र में चलना भी चाहिए, लेकिन ये चीज हमें वोटर पे छोड़ देनी चाहिए कि उसका मन क्या कहता है, उसको कहां जाना। ये तो एक तरह की वो चीज हो गई ना अमिताभ जी, बैठ करके कि भाई मुझे तो दुश्मनी करवानी है कि देखिए तुम्हारे लोगों को बुला रहे हैं। ये देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, हर पार्टी अपने तरीके से बोलती है, काम करती है। ये जो मत का उपयोग करते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे नागरिक हैं, ये बहुत अच्छा सोचते हैं और इनको पता है कि क्या करना है, कहां जाना है। सबसे बड़ा सवाल आज के समय पे ये है कि इनको यूज कौन कर रहा। ये कह करके कि आप हिंदू हैं, उनकी वोट ले लें और उसके बाद नौकरी में उन्हें जगह नहीं दे। सोचने वाली ये बात है, सोचने वाली ये बात है कि आज के समय पे मैं आज ही देख रहा था कि 28,562 पद में से 15,088 पद ओबीसी के बैकलॉग के खाली है। 2022 के निकाय के चुनाव में मना करते करते योगी जी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, ओबीसी रिजर्वेशन पर्याप्त रूप से नहीं मिलने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसको रद्द कर दिया था। 69,000 भर्ती जिसको योगी जी बड़े आराम से कर सकते थे, हीला हवाली करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। उसमें ओबीसी रिजर्वेशन की पूरी गड़बड़ है और ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो किस्मत से हमारे मेरठ के रहने वाले हैं, लोकेश प्रजापति जी। उनके 4-5 चिट्ठी तो हमारे पास है जो लिखा है योगी जी को कि आरक्षण में गड़बड़ है, भाई इसे सुधार लो, कोई कान पे जू नहीं रहेंगी। लेटरल एंट्री कर दी, उसमें कितने ओबीसी हैं। ये सारे ओबीसी विरोधी चेहरे तो भारतीय जनता पार्टी है। ओबीसी इनसे हटेगा निश्चित रूप से, लेकिन कहां जाना है ये वो बखूबी फैसला करता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी मुख्य पार्टी है, कौन सी उनके सम्मान में लड़ेगी और कौन सी पार्टी 2027 में पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके सरकार बनाने जा रही है। तो जो हमारा मतदाता है खास तौर से ओबीसी, वो बहुत समझदार है, इसलिए मुझे लगता है ये चीज उस पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है विजय राठी, हर मतदाता समझदार है ऐसा नहीं, केवल ओबीसी मतदाता ही समझदार है, सारे मतदाता समझदार हैं। जो ओबीसी नहीं है वो भी समझदार हैं। विजय राठी ने बड़ा सामान्यीकरण करने की कोशिश की। ठीक है, हम उनकी इस पार्टी की स्थिति समझते हैं इस वक्त। मैं उनको एक घटना याद दिलाई देता हूं, उससे उनको समझ आ जाएगा कि राजनीति कैसे होती है। ये कह देना सबको अपना अपना अधिकार है, सब करते हैं अच्छा होगा, ये सत्यनारायण कथा नहीं हो रही, सियासत है मेरे भाई। नावेद भाई को भी स्मरण होगा, ओपी सिंह जी को भी स्मरण होगा। मुलायम सिंह की रैली में कल्याण सिंह चले गए, मुलायम सिंह ने एक टोपी उनको पहना दी और गले कौरी भर ली। क्या इतने हुआ था, इससे ज्यादा नहीं हुआ था। फोटो छप गई, दिख गई। बैठे ठाले कांग्रेस 21-22 सीट जीत गई थी लोकसभा में। जीत गई थी कि नहीं नावेद बाबू बोलो? सियासत इसको कहते मेरे भाई। प्राणियों में सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये सियासत थोड़ी ना है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। कांग्रेस ने वो गलती की कि वो समझ गए कि ये राहुल गांधी का पुरुषार्थ है। मैंने तब भी कहा था राहुल गांधी का पुरुषार्थ नहीं है, ये इस समीकरण की देन है कि सपा डूब गई और अगले चुनाव में राहुल गांधी का पुरुषार्थ दिख गया था उत्तर प्रदेश में। इसलिए सियासत ऐसे भी चलती है ना, इस बात को भी दिमाग में रखिए। ओपी सिंह जी, मंडल कमीशन के समय कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया, उसने कांग्रेस के जन्म पत्र से अब 272 सीटों के योग को मेट दिया। इनके हॉरोस्कोप से 272 का मेट दिया योग। राजीव गांधी जिस दिन सदन में बोले, उस दिन से आज तक कांग्रेस 272 नहीं पाई। जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीसी, पिछड़ों की नाराजगी के कारण कांग्रेस के भाग्य से वो चीज हट गई। अब राहुल गांधी का सारा फोकस जो अभी दिख रहा है गुजरात से, जो समझ में आ रहा है, वो ओबीसी पर है।
उस पर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो तीसरी धारा के क्षेत्रीय दल हैं जो ज़्यादातर अब इंडिया अलायंस में, वो प्रभावित होंगे अगर कांग्रेस ओबीसी ले पाई। और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा भी प्रभावित होगी, क्योंकि अंकगणित बताता है भाजपा का इमरजेंस और कांग्रेस का डिक्लाइन जो हुआ उसमें ओबीसी वोट भाजपा की ओर आता गया। जैसे जैसे वैसे वैसे भाजपा मजबूत होती गई, कांग्रेस डिक्लाइन करती गई और कुछ हिस्से में क्षेत्रीय दल पनपे। ओबे सिंह जी, आपकी सही विवेचना है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो जो क्षेत्रीय पार्टियां वो कमजोर होंगी, और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होगी तो ओबीसी भी सही कहा है आपने, चाहे कांग्रेस चाहे बसपा सपा या हमारे पास, वो जहां जाएंगे वो पार्टियां मजबूत हो गई क्यों और टिकी क्यों है, अब उसके पीछे तो हम तर्क रखेंगे कि साहब मैंने ये किया वो किया, लेकिन वह जो ओबीसी मतदाता है वो भी समझ चुके हैं इस बात को कि हमारी भलाई कहाँ। और 2014 में उन्होंने जो विश्वास किया, उसके पहले तो हमारी कुछ नहीं थी, हम सरकार में थे नहीं, ना हम उनको कोई आश्वासन दे सकते थे, लेकिन 2014 में हमारे ऊपर विश्वास किया और उसके बाद से लेकर आज तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या चुनाव परिणाम रहे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये बात चिंता का विषय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए क्यों है, दोनों के लिए कैसे हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि जो कहा जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से जो राजनीति रही उसमें परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, लेकिन अब वो चीजें बदल गई। परिवारवाद अपनी जगह पर, जातिवाद कायम है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और सनातन धर्म का घनघोर विरोध, ये जो दो चीजें थोड़ा सा उसमें जुड़ गई। कल जो राहुल गांधी ने कहा और खड़गे जी ने भी कहा, वो दोनों का मतलब एक है कि हमको लालू और समाजवादी पार्टी को कमजोर करना है और हमें उभरना है। खड़गे ने पहले बयान दिया कि अब हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में पार्टी को मजबूत करना है और अपने बलबूते चुनाव लड़ना है। कहा, सीधे सीधे कहा उत्तर प्रदेश और बिहार। राहुल जी ने कहा कि अब तक जो हमारे पुरखे पुरनिया जो दलित, मुसलमान और ब्राह्मण में उलझे थे, अब उसको छोड़ के ओबीसी पर आना है। तो दोनों का मकसद ये है। लेकिन कल राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, और जब वो बोलते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसी कौन सी बात बोलेंगे जो पूरे देश में चर्चा के विषय बनेगी। उन्होंने ये तो कहा कि ओबीसी को अब हमें लाना। एक और बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नायकों को भारतीय जनता पार्टी और संघ ने हड़प लिया। ये बात उन्होंने, हमें समझ में आता सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिप्रेक्ष्य में बोले होंगे। और तीसरी बात, जब हम बोलेंगे तो कुछ अर्थ तो निकलेगा ही। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, कल उनसे बड़ा ज्ञाता कोई इस धरती पर है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं, कल का जो उनका जो बैठक हुई कि 1947 के बाद संविधान बना, वो गलत है। संविधान हमारा जो देश का हजारों साल पहले का है, उसमें गांधी जी, नेहरू जी, फूले जी, गुरु नानक जी और संत कबीर जी के विचार मिले हुए लीजिए। चौबे गए, छब्बे बने, दुबे बन के लौट आए। उन्होंने कहा, सीधे इनकार कर दिया कि 1947 का यह संविधान नहीं। आपने किसका अपमान किया? बाबा साहब अम्बेडकर का, जिसका संविधान जेबा में लेकर के आप घूमते हैं। दूसरी बात, ओबीसी को आपकी 75-78 में 58 साल आपकी सरकार रही। ये बात ठीक है कि 3.5 दशक से अधिक हो गया। जनादेश, लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। अब ये बात तो और है कि हम हार जाएं और आत्ममंथन करें और कहें कि साहब यादव और मुसलमानों का हर विधानसभा 20,000 वोट काट दिया गया, इसलिए हम हार गए। तो ये नहीं है। लेकिन जनादेश को आपको मानना पड़ेगा, चाहे हम हो। हम भी कई प्रदेशों में चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव हमें जो हमारी कल्पना थी उससे विपरीत गई। उत्तर पूरे देश में जितना, तो हम तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते, हम अपनी कमियां मानते हैं। वो लोग जाने जो आत्ममंथन करते हैं कि साहब इसकी वजह से चुनाव हार गए, लूट लिया, जीत लिया, ईवीएम खराब हो गया, चुनाव आयोग गड़बड़ा गया, क्या हुआ। जब हम जीत गए
तो बल्ले बल्ले, हार गए तो साहब दो दूसरे मर दिया। तो जो कहा है, अब सोचने की बात ईडी गठबंधन को है। अच्छा, ईडी गठबंधन करेगी, क्या करेगी? दिल्ली की राजनीति कुछ, पश्चिम बंगाल की कुछ, बिहार की कुछ, यूपी की कुछ, मध्य प्रदेश की कुछ। आपने चुनाव हुआ देखा ना, जो ईडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ी, वही आदरणीय अखिलेश यादव सत्ता पिसान लेकर के दिल्ली में जाकर कांग्रेस के पीछे पड़ गए और अपना दल को, आप पार्टी को समर्थन किया। ये बात सही तो नहीं है। ठीक, ईडी गठबंधन, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, जी भर के कौन एक दूसरे को गाली दिया। ठीक, ओपी सिंह जी आप भी रुकना होगा। रत्नाकर, इनको विजय राठी को भी रोकिए, ओपी सिंह जी आप भी रुकिए। नावेश को बहुत सरल बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश के, मैं इशारों में बात नहीं करूँगा तो ठेठ व्यवहारिक बात करूँगा, है ना, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय टाइप का नारा नहीं लगाऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान को ये दिख जाए कि कांग्रेस के पीछे ओबीसी आ गया, तो मतलब जीत की स्थिति बन गई कांग्रेस की। तो मेरी छोटी समझ ये कहती है कि मुसलमान जैसे अभी अखिलेश यादव को वोट देता, वैसे ही झरा वोट यानी एन ब्लॉक वोट करने लगेगा कांग्रेस को। जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि इनके पास 50% आ गया ओबीसी, तो जैसे अभी अखिलेश यादव की पार्टी को 80% मुस्लिम वोट करता है, वैसी ही स्थिति बन जाएगी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। तो समाजवादी पार्टी का तो पूर्व बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। नावेश को जी, अगर ऐसी स्थिति आती है कि कांग्रेस इस बात को साबित कर सकती है या इस बात को प्रदर्शित कर पाए कि उसके साथ में एक बड़ा जनाधार पिछड़ों का है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि मुसलमान जिस तरह समाजवादी पार्टी के साथ है, उसी तरह कांग्रेस के साथ आ जाएगा। 80-85% आ जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को इसलिए इग्नोर किया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने क्योंकि उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि उसको वोट देना बेकार साबित होता रहा बार बार। इसलिए समाजवादी पार्टी के पास एक छत्र ताकत मुसलमानों ने अपने वोट की दी। लेकिन एक चीज को समझना होगा, पिछड़ों की राजनीति की बात हो रही है। इस देश में राष्ट्रीय दल दो ही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। और कोई भी राष्ट्रीय दल पिछड़ों के विश्वास के बिना सत्ता में कभी नहीं आ सकता। मैं छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना पिछड़ों के, बिना दलित समाज के कभी सत्ता में नहीं आ पाई और दशकों तक तरसती रही सत्ता को, लेकिन सत्ता का मुंह नहीं देख पाई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें सबसे आगे संघ ने पिछड़ों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के रखा और वो बड़े क्रांतिकारी तौर से पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े शूरवीर साबित हुए। और तभी एक पिछड़ों का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना उसने शुरू कर दिया, जो आज भी वो बहुत ताकत के साथ में है। लेकिन ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के बीच में आज देखिए होता क्या है कि पिछड़ों को साथ में लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहला ये कि अग्रिम पंक्ति में राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने पिछड़ों दलितों को आगे किया और उस वजह से एक विश्वास बना। उसके बाद आज की स्थिति में जब मोदी की भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत भी हो गई, तब भी उसने कहीं ना कहीं अब मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, निषाद का, उत्तर प्रदेश में निषाद के एक नेता, उनको कहीं ना कहीं अहमियत दी। पटेल जाति के नेता को, पार्टी को एक अहमियत दी। इसी तरीके से कुशवाहा जाति की एक छोटी सी पार्टी को अहमियत दी। इस तरह टुकड़ों में उसने अपने को स्थापित किया। इसी तरह से नीतीश बाबू जो हार भी जाते हैं, सीटें भी कम हो जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हम बना देंगे। इस तरीके से विश्वास पिछड़ों का जुड़ता है। जबकि आज की तारीख में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रही है। मैं किसी पार्टी की चाटुकारिता में ये नहीं कर रहा हूं या मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया और पिछड़ों के छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेके तब उनको अपने साथ सम्मान दिया, जब उसकी अकेले की भी ताकत थी। इसलिए पिछड़ों का विश्वास उसके साथ जुड़ा। लेकिन आज जो पिछड़ों की पार्टियां हैं, चाहे उसमें लालू जी की पार्टी हो, चाहे उसमें मुलायम जी की पार्टी हो, उसके साथ में कांग्रेस का गठबंधन है। आज वो डंके की चोट पे कहते हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन परवान चढ़ रहा है। आप मुझे बताइए
कि 43 सांसद कभी उत्तर प्रदेश की जमीन पर साथ में नजर आए? अगर आते तो इस मोदी योगी सरकार जो बहुत ताकतवर है, पसीने आ जाते। अगर 43 सांसद इकट्ठा नजर आते लखनऊ की जमीन पर या उत्तर प्रदेश की किसी भी जमीन में, एक भी साझा कार्यक्रम बता दीजिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया ठीक है नावेद भाई, ठीक, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया कि एक भी दृश्य 4 जून के बाद से एक भी दृश्य ऐसा नहीं आया जिसमें सपा और कांग्रेस के सारे उस निर्वाचित सांसद उत्तर प्रदेश के किसी मसले पर एक साथ खड़े हुए हों एक मंच पर। ऐसा स्थिति नहीं आई। तो फिर केवल टीवी में कहने से कि नहीं नहीं हम लोग तो बहुत दो जिस्म एक जान हो गए हैं, बात बनती नहीं। ये बात दुरुस्त है और इससे मैं सहमत हूं। राज भाई जी, ऐसी बात क्यों बोल देते हैं राहुल जी कि भारत का संविधान केवल 1950 में या 47 में, 47 भी गलत बोला, आया तो 50 में, लेकिन 47 भी मान लें कि ये तो हजारों साल पहले का है संविधान, और वो नानक कबीर तक पहुंच गए। आपको लगता है इससे गंभीरता कम होती है इस ढंग की चीजों से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी तब तक संविधान ही आपका मूल आधार हो लड़ाई का। आप फिजिकल कॉपी रखते हो संविधान की हमेशा जेब में, हार्ड कॉपी भी रखते हैं ना आप तो जेब में संविधान की। बात ये नहीं है, बात ये है जो राहुल जी ने कहा, बड़ी जिम्मेदारी से कहा, जो भी हमारे देश की बात होगी वो देश की आजादी के बाद ही होगी। हमारा देश जब से आजाद हुआ, हमारा देश का अस्तित्व, वो पहले भी थे, हम गुलाम थे, वो एक बात अलग है। लेकिन बस इतना जरूर मैं कहूंगा कि मैं 2014 से पहले होना, भारत पे पैदा हुआ, इसका मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत फक्र करता हूँ कि मैं 2014 से पहले पैदा हुआ। बात यहाँ पे राहुल जी की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि राहुल जी, कोई ये तो बताए राहुल जी ने गलत क्या कह दिया। राहुल जी बताइए, संविधान हजारों साल से तो नहीं है ना भैया, संविधान हजारों साल से तो नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, हजारों साल से क्या चलता आया। हमने संविधान को कहां से लिया, कई देशों से मिला के अपने संविधान को बनाया। पहले इंटरप्रिटेशन करने की बात है। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं, आप क्या समझते हैं ये नहीं कह सकते हम लोग ना। बात तो ये कि संविधान क्या प्योरली भारत का बना, मुझे कोई कह दे, अगर मैं वापिस ले लूंगा अपने शब्द, और कि जो संविधान बना है वो सिर्फ 1947 में बना है। मैंने पढ़ा है, अगर हो सकता है गलत पढ़ लिया हो, कि कहीं ब्रिटेन से, कहीं इंग्लैंड से, कहीं से मिला के पूरा हमने अपना संविधान बनाया। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताइए। संविधान ऐसी कोई चीज बताइए जो 1947 से पहले जिस तरह देश चल रहा था उस तरह का नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता राहुल जी ने गलत कही। बस मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी जो बात है ना, एक बात मेरे मन में आई जब नावेद भाई कह रहे थे, और एक और बात सुनिए, प्रवक्ता किसी भी पार्टी को डिफेंड करे, मगर इतना भी डिफेंड ना करते कि जो उसकी बात को सुन रहा हो वही बेवकूफ आदमी। दिक्कत क्या है हमारे गठबंधन में बताऊं? जो पब्लिक देखना चाह रही, हम उन्हें दिखा नहीं पा रहे। बस पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है जब मैं अखिलेश जी को बुरा कहूं और राठी भाई राहुल जी को बुरा कह दें, बहुत बुरा लगता है। मैं रोज प्रार्थना करता हूं ऐसा टाइम ना आए कि आज राठी भाई और हम एक दूसरे को बचा भी लेते, फिर हम राठी भाई की बुराई करें और राठी भाई हमारी बुराई करें। ये नहीं है। नावेद भाई सही कह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे विश्लेषक। मैं कई विश्लेषकों को देखता है और मैं उनको कहता हूं आप 2-2 हजार रुपए लेके, और मैं देखता हूं यहां बोलते हैं टीवी में, फिर वहां सुबह लखनऊ में चक्कर काटते हैं। चलो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है, जिस दिन जो जनता देखना चाह रही, मैं आज ऑथेंटिक आंख से आंख मिला के कहता हूं कि जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है उसमें 30% वोट भारतीय जनता पार्टी को वोटर देना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग फेल हो रहे। जनता जो जानना चाह रही, जनता जो समझना चाह रही, उसको समझाने में फेल हो रही, इसलिए दिक्कत हो रही है। और अगर राहुल जी का कहा सारे गठबंधन ने मान लिया, और जितनी मेहनत राहुल जी कर रहे हैं उसकी 10% मेरे जैसे व्यक्ति ने कर दी, मैं दावे के संग कहता हूं सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे टाइम में मैं कहता हूं, मुझे याद है, मुझे 2004 की गवर्नमेंट की और 2009 की गवर्नमेंट की मुझे याद है, हमारे टाइम में कोई जातिवाद देख के काम नहीं होता, सबके काम होते थे। अच्छा, चुनता ही विधायक, अगर मैं किसी विधायक एमपी को लड़ा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि गुरबख्ती में मेरा काम आ जाए। यह है हकीकत है। आज आप, मैं दावे के संग कहता हूं, आज किसी विधायक के पास जाओगे भारतीय जनता पार्टी के,
मेरे से कहा था 5 साल पहले, 6 साल पहले, अब वो बेचारे है नहीं, मेरे से कहा था पंडित जी 10,000 रुपए एसओ को जरूर दे देना। मेरी आत्मा मर गई थी, आत्मा मर गई थी। मेरे से तो एसओ 5 भी ना लेता। तो फिर ऐसे चलेगी सरकारें तो कैसे होगा? अभी टाइम है ना, बुरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। मगर याद रखिएगा, इन्हीं के नेता ने कहा ना कि जो देश में जो मनभेद पैदा कर रही है, इन्हीं को छदभेद कर देंगे। देख लेना, ये आपका जो एक पात्र है ना नंटू, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। जी ठीक है। राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस को भी इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। 10 साल कांग्रेस ने जो सरकार चलाई, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दो कार्यकाल की, उसमें कांग्रेस के पास अपने सांसद आज जितने भाजपा के पास है उससे बहुत कम थे। क्या? तो आपने बताया कि वो सरकार तो किंग कॉन्ग दारा सिंह थी क्या? और ये सरकार कमजोर है, बैसाखी पे है। कहा ना 180 वाली मजबूत है और 240 वाली बोले कमजोर है। और आपने इतना प्रचार किया कि जो वक्फ बिल हो सकता 6 महीने बाद आता, वो आके पास हो गया, मोहर राष्ट्रपति की मोहर लग गई, नोटिफिकेशन हो गया, बोले लो। ये आप भी लोगों ने प्रचार किया था ना कि कमजोर सरकार है और बड़े फैसले नहीं ले सकती, कड़े फैसले नहीं ले सकती, कहा था ना। उनने पूरी पे गुना रख के भेज दिया घर, बोले लो खाओ। अब करे अरे ये तो 240 में 303 वाला मिजाज रखे हुए। तो गलती किसकी? आपकी। आप इस तासीर को क्यों नहीं समझे भैया? आप समाजवादी को ना समझना पड़ता उनको, उन्होंने तो केंद्र में कभी सरकार बनाई नहीं। आप तो 180 पर भी चला चुके हो, 220 पर भी चला चुके हो, भैया पुतवा करके सबकी करके चला चुके हो। तब ये चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और नरसिंह राव जी की सरकार भी जब आई थी तो वो करिश्माई व्यक्ति थे नरसिंह राव जी, अब तो जन्नत नशीन है। वो आज शपथ हुई थी अल्पमत पे, अल्पमत में थी सरकार, और जब सरकार का कार्यकाल उन्होंने खत्म किया तो वो मोर देन मेजॉरिटी हो गए थे। उनने इतनी पार्टियां तोड़ डाली, शिबू सोरेन की पार्टी से लेके चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, उन्होंने सदन के अंदर ही बहुमत जुटा लिया था, सदन के अंदर। यह भी भारत में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ था, कांग्रेस का करिश्मा था। इसलिए विजय राठी साहब जी, एक बात बड़ी अच्छी कही नावेद जी ने कि टीवी पर कही सारी बातों को आधार मिल जाता, वजन मिल जाता, प्राण मिल जाता, विश्वसनीयता मिल जाती। अगर किसी एक मुद्दे पर लखनऊ में से ये सपा और कांग्रेस के सारे सांसद मिलके एक साथ खड़े होकर कोई प्रदर्शन, कोई धरना, कोई अनशन कर देते, नहीं, जनता को भी लगता कि हाँ भैया अब मामला ठीक है। नहीं, देखिए अमिताभ जी, अगर पार्लियामेंट की आपने तस्वीर देखी हो तो जितनी तस्वीरें आई हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद क्या साथ साथ नहीं रहे? गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना देना हो या कोई भी चीज हो, एक आपने तस्वीर देखी होगी, माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी भी साथ में थे। तो ऐसा तो है नहीं कि साथ नहीं रहे, अगर देखा जाए। और एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता नावेद जी की कि समाजवादी पार्टी को लोग दूसरे नंबर पे पसंद करते हैं। अगर आप देखें वक्त के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, इंडिया अलायंस में वो सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने खुद बोला है। वो बात अलग है कांग्रेस के दूसरे साथियों ने बोला, लेकिन 3 बड़े नेता, प्रियंका जी थी, सोनिया जी थी, राहुल गांधी थे, शायद उन्होंने नहीं बोला। दूसरी बात, जब संभल की लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस अडानी पे लड़ रही थी, हम लोग संभल पे लड़ रहे थे, लेकिन संभल पे भी साथ में। कुल मिलाकर के लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते और जो संगठन है हमारा, आज भी देखे, चाहे रामजी लाल सुमन को लेकर के हो, चाहे दलितों के मामले हो या कोई भी मामला हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन में बिखराव का नहीं है, और ना बिखराव है। 2024 से पहले भी आप लोग पहले 10 दिन तक यही बोलते रहे, क्या रिजल्ट निकला?
तो मैं समझता हूं उस चीज की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन एक है, एक था और एक रह करके ही लड़ेगा और लड़ भी रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो इस देश के चोर हैं, ध्यान से सुनिएगा, चोर, उस पर किसी की नजर नहीं है। अभी इन्होंने ओपी सिंह जी ने बोला, अरे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, ये बताओ जाति जनगणना कब होगी और ओबीसी का अधिकार कैसे मिलेगा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती, यूनिवर्सिटी की भर्ती, इसमें जो घोटाला हो रहा है, जो तुम हक मार रहे हो, वो हक कब मिलेगा? आप इधर उधर की बात करते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, बीट अराउंड द बुश, ये हमेशा वो काम करते हैं ओपी सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है विजय राठी साहब, आप ये बताएं ओबीसी को अधिकार कब मिलेगा, जाति जनगणना कब होगी, हमें कब पता चलेगा कि हम कितने हैं? हमें ये तो बता दो हम कितने हैं, तभी बता दीजिए। इन्होंने 2014 का, लास्ट कर दूं, 2014 का नाम दिया कि बहुत सही बात है। 2014 में जो लोकसभा चुनाव में विश्वास जताया, 2019 में भी इनके ऊपर विश्वास जताया, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2027 और 2022 में भी इन्होंने जनता का जो विश्वास था वो तोड़ दिया। और उसी का आज नतीजा है कि पूरा लेकर के मेरठ से इलाहाबाद और बनारस तक आप देखिए, ओबीसी हो चाहे दलित हो, कितना परेशान और त्रस्त है इनसे। आज आप चुनाव करवा लीजिए, ठीक है, इनके पीछे क्या क्या लेकर के नहीं दौड़ेंगे लोग, इनको नहीं समझ में आएगा। किसान गन्ना लेकर के दौड़ेंगे और विजय राठी की आवाज रुक दीजिए, आगे आप बात आगे विजय राठी। पार्लियामेंट में तो सबकी सबके साथ फोटो है, मैं 35 साल से देख रहा, क्या पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी फोटो खींचती हैं, दुश्मनी थोड़ी ना किसी के साथ, किसी की। क्या फोटो देख लोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा? अरे राम राम, ये भी गलवैया डालें, वो युद्ध क्षेत्र थोड़ी ना है, एक बंदूक लेके जाना है। सबके साथ आप करें अखिलेश जी और राहुल जी की फोटो, अरे सबके साथ सबकी फोटो है मेरे भाई। एक, अरे रुको भाई, एक बार का अवसर आया, कल्याण सिंह जी और आजम खान दोनों थे, नवेद में वहां था क्या? तो कहां आजम खान और कहां कल्याण सिंह, मतलब घोर विपरीत दिशाएं। मैंने दोनों का हाथ मिलवा दिया तो दोनों गले मिल लिए, वो फोटो खिंच गई, बवाल बच गया। फोटो का क्या मतलब है? कल्याण सिंह आजम खान एक थोड़े ना हो गए। गांधी जी की प्रतिमा से मैसेज नहीं जाता, मैसेज जाता है एटा मिटावा, फरुखाबाद में, गंज डुंडवारा में, पटरौना में, कुशीनगर में संघर्ष हो, उसमें कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी लड़े और सपा का जिलाध्यक्ष भी लड़े, तब मैसेज जाएगा भाई साहब। ये कौन सी बात हुई? अखिलेश जी की फोटो है, फोटो सबकी सबके साथ है। सारी पार्टियों की महिला सांसदों के ढेरों एक साथ के चित्र हैं, तो सारी पार्टियों के महिला सांसद एक हो गई क्या? नहीं ना। इसलिए ये तर्क नहीं दिया, तर्क महत्वपूर्ण दिया करिए। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 24 में हमने जो करके दिखाया उसके बाद अब साबित हो गया है कि भाजपा का मामला नीचे जा रहा है, और 27 में वो कह रहे, हालांकि उनको इस बात पर वो ये भी कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब हम संभल पर लड़ते हैं तो कांग्रेस अडानी अडानी चिल्लाती है क्या? जी, मतलब रसगुल्ला और मिर्च का पकौड़ा दोनों एक ही साथ खिलाए दे रहे हैं सपा कांग्रेस को, बोले इधर से रसगुल्ला ले, इधर से मिर्च का पकौड़ा ले, क्या? 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले अब जी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें थी, जिसमें दो पार्टी को कहा जाता था कि एक बंदूक वाली पार्टी है और एक संदूक वाली पार्टी है। तो खैर उनका राज तो चला गया। अच्छा, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, 4 बार जिनकी सरकारें थी, कि जनता ने उनको पैदल कर दिया। अपने पुरुषार्थ से तो कभी सरकार बना नहीं पाए, न बना पाएंगे। 2-3 बातें कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं ने रखा, ईडी गठबंधन, वक्फ बोर्ड, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की किया। ईडी गठबंधन, ये बताइए, आज तक मैं जब से ईडी गठबंधन बना एक ही सवाल पूछता हूं कि ईडी गठबंधन का नेता कौन? तो एक जो स्वयंभू नेता है वो कहते हैं कि हम हैं, न उनको ममता मानती है, न उनको केजरीवाल मानते हैं, न उनको तेजस्वी यादव मानते हैं, न उनको शरद पवार स्वयंभू। अब आई वक्फ बोर्ड की बात, आप पिछले वक्फ बोर्ड की जब से चर्चा चली तब से आप डिबेट चला रहे हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो परजीवी पार्टियां हैं, इन्होंने क्या कहा था? हम खून बहा देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। हम 3 तारीख से इंतजार कर रहे हैं
कब खून बहेगा और कब कुर्बानी देगी का एक्स पर केवल ट्विटर बोलेगा या वास्तव में आएंगे। दूसरी बात, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि 2 दिन 3 बजे भोर तक ये लोकसभा और राज्यसभा चला ताज जी, इसमें विद्वान नेता राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी बोलेगी, एक साथ बकबोर्ड पर नहीं बोले। एक जो नए नेता पैदा हुए हैं लोकसभा में, उन्होंने 8 से 10 मिनट तक भाषण दिया। कहां गए? पहले कुंभ पर गए, फिर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना, क्या योगी जी रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। वक्फ बोर्ड पर इन्होंने एक शब्द अगर कोई नीतिगत बात कही हो तो मैं कहूं, और जो संविधान की बात करते हैं, यही राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह की कैबिनेट की सरकार की पास प्रस्ताव को कहां फाड़ा? सार्वजनिक सभा में फाड़ा। कहा मैं इस प्रस्ताव को नहीं मानता। वैसे जैसे हैदराबाद के भाईजान 2019 में फाड़ा था, फिर फाड़ दिया। सीए को मैं नहीं मानता, फाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि 2000 ये जो बहस हुई उसमें कहा कि मैं वक्फ बोर्ड को बिल को नहीं मानता, फाड़ दिया। अरे तुम्हारे फाड़ने नौटंकी अगर हिम्मत हो, मैं दोनों पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि हिम्मत हो वक्फ बोर्ड पर और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर, तो उतरो मैदान में, उतर जाओ मैदान में, हम भी देख ले खून के कितने छींटे हैं और कितनी कुर्बानी दे। ठीक है ओपी सिंह जी, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है भाई, ठीक है, अब समय कम है। ओपी सिंह जी आप रुकना होगा, विजय राठी आपको भी रुकना होगा। कितनी भी कस्में खाओ कि 2 जिस्म एक जान है हम, लेकिन हमको भी मालूम है आप क्या हो और जनता को भी मालूम है और आपको खुद भी मालूम है। इसीलिए सपा ये याद दिलाना नहीं भूलती है कि संभल पर अकेले हम लड़े और वक्फ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं बोली। इन दोनों बातों का अर्थ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमानों के लिए जो तंबू उसने लगाया है, वो नहीं चाहती उस तंबू से बाहर एक भी आदमी जाए, भले ही कांग्रेस बाहर खड़ी होकर सीटी बजा के बुलाए। इसलिए वो बार बार संभल और वक्फ याद दिलाते हैं। अब कांग्रेस ने क्यों गांधी परिवार को वक्फ से दूर रखा, वो कांग्रेस जाने, वहां ज्यादा विद्वान है। लेकिन राहुल जी की इच्छा पर अच्छी बात है, किसी भी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता को इच्छा रखनी चाहिए, इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए कि देश में अगर सत्ता पानी है तो पिछड़ों का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, इस पर कोई इफ और बट नहीं है ना। मुसलमानों के बिना सत्ता मिल सकती है, मुसलमानों के साथ सत्ता मिल सकती है, लेकिन पिछड़ों के बिना सत्ता संभव नहीं। नाबे जी गलत तो नहीं कहा? भारत में बिना पिछड़ों के सत्ता संभव ही नहीं। जिनके पास सत्ता है, मान लीजिए उनके पास पिछड़ों का आशीर्वाद है, थितनी कितनी भी करो ये बात मान लो। अब लड़ाई होगी राष्ट्रीय स्तर पर 2 दलों में, भाजपा और कांग्रेस, पिछड़ों के बीच में। मान लीजिए कांग्रेस के पास क्या है दिखाने और बताने के लिए पिछड़ों को कि हमने मंडल कमीशन का विरोध किया था, इसके अलावा और क्या है उनके खिलाफ? ये पॉजिटिव क्या है? कोई बड़ा पिछड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा पिछड़ा नेता जो कांग्रेस में हैसियत रख रहा हो इस वक्त नहीं, जो पहली कुर्सी में बैठता हो नहीं। कोई ऐसा बड़ा पिछड़ा नेता जिसका सम्मान गांधी परिवार करता हो, उसके जाने पर खड़ा हो जाए नहीं। कांग्रेस ने कभी अपने राज्य में, फिर बड़ी बात कहता हूं, कांग्रेस ने अपने जीवन काल में कभी पिछड़े को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जब उसके पास ताकत थी किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे? नहीं। उसने मनमोहन सिंह को बनाया, नरसिंह राव तो खुद ही बने थे, उसमें गांधी परिवार ने नहीं बनाया, बाकी उन्होंने बनाए थे। पिछड़ा तो नहीं बनाया ना। और भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार में आने का अवसर मिला, ये 4था चरण चल रहा सरकार का, 1 बार वाजपेयी जी, 3 बार मोदी जी, तो 3 बार पिछड़ा, 1 बार ब्राह्मण। ये सच है कि नहीं है?
ये पिछड़े को समझ नहीं आता कि भारत के इतिहास में पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस सच से कोई भाग सकता है क्या? मान लो अच्छा ना भी लगे, सच कड़वा लगे, फिर भी खाना पड़ेगा और पचाना पड़ेगा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बड़ी चीज है। कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसे उदाहरण नहीं है उसके रिपोर्ट कार्ड में, जो उस स्तर पर ले जाके उसको स्थापित कर दें। जब और उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ों के नेतृत्व पर अगर कांग्रेस मान लीजिए कोई काम आज से करना शुरू करे तो उसको अखिलेश यादव होने में भी मुद्दतें लग जाएंगी। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा? किसी पिछड़े को कांग्रेस आज से उठाना शुरू कर दे और रोज मालिश करे उसकी, हैं, और बादाम खिलाए, तो भी उसको अखिलेश यादव तक पहुंचने में मुद्दतें लग जाएंगी। पहुंच भी पाएगा, मैं नहीं कह सकता। क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार और बिहार में लालू जी का परिवार, पिछड़ों के बीच में उसकी अपनी हैसियत है। कांग्रेस का कोई नेता उस हैसियत को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये जान लीजिए अभी आने वाले 10 साल तक, क्योंकि मुलायम सिंह का और लालू प्रसाद यादव का उतना कंट्रीब्यूशन है अपने अपने कैचमेंट एरिया में। तब कैसे लड़ेंगे आप बता दीजिए कि हमारे पास ये आदमी है। एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, बड़ी रोचक बात है राज भाई, सरल तौर पर सरलता में लीजिएगा, लेकिन अद्भुत बात है। एक बार कांग्रेस प्रेसिडेंट के एक वो एडवाइजर थे, महिला थे पुरुष थे, नहीं बताऊंगा नहीं तो आप नाम तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने हमसे कहा कि यूपी में क्या हो सकता है, मायावती बसपा उसका तूफान पे उरूज पे थी नावेद बाबू। तो मैंने कहा भाई आपको दलितों को बढ़ाना पड़ेगा, को लीडरशिप दे। तो बोले हमारे पास तो इतना बड़ा दलित नेता है, मायावती से बड़ा। मैंने कौन? बोले महावीर प्रसाद। क्या? तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया था। मैंने कहा आप इस गलत फहमी में कि महावीर प्रसाद वो व्यक्ति भले हो सकते, लेकिन महावीर प्रसाद और कांशीराम और मायावती, राम भजो, उतना ही अंतर है पिछड़ों में अखिलेश यादव की स्वीकार्यता और कांग्रेस के किसी नेता की स्वीकार्यता में, जितना अंतर कांशीराम जी, मायावती जी और महावीर प्रसाद में था। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला।